हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। कोरोना महामारी के इस दौर में आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था वो था फैराडे। तो फैराडे ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने एक छोटा सा प्रयोग किया जिसको अपन कहते हैं फैराडे का प्रयोग। और उसी प्रयोग के आधार पे फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए दो नियम दिए। दोनों नियमों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे फैराडे के नियमों के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो फैराडे ने एक छोटा सा प्रयोग किया। देखिए क्या प्रयोग किया फैराडे ने एक धारावाही कुंडली ली और इस कुंडली से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। इस कुंडली से गैल्वेनोमीटर को जोड़ने के बाद में एक चुंबक, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस चुंबक को तेजी से जब कुंडली के पास में लेके आते हैं तो जब कुंडली के पास में लेके आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तब उत्पन्न होता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ तो फैराडे ने ये निश्चित किया कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, इसका कारण फिर फैराडे ने ज्ञात किया। तो ये जो चुंबक है इसको हम तीव्र वेग से, v वेग से कुंडली की तरफ लेके आ रहे हैं। जब कुंडली की तरफ लेके आते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। धारा प्रवाहित होने का कारण है परिपथ में एक विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हुआ, इस पर फैराडे ने पूरा एनालिसिस किया और उन्होंने ये बताया कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास में लेके आते हैं तो कुंडली के चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो कुंडली से होकर गुजरती हैं। और ये जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से होकर गुजरती हैं तो कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उत्पन्न होता है। और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और इस धारा को अपन कहते हैं प्रेरित धारा। तो फैराडे ने इसी प्रयोग के आधार पे एक दूसरी तरीके से भी फैराडे ने प्रयोग किया। एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और गैल्वेनोमीटर से जोड़ के इसके पास में कोई दूसरी धारावाही कुंडली जो कि बैटरी से जुड़ी हुई है, ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये जो धारावाही कुंडली है, इस धारावाही कुंडली में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस कुंडली को तेजी से इधर V वेग से लेके आते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। इसका भी कारण यही है, जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है और कुंडली का जो फ्लक्स है वो इस वाली कुंडली से होकर गुजरता है। जब इसको पास में लेके आते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्रयोग किया था फैराडे ने। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग किया और फैराडे ने इसके लिए दो नियम दिए। फैराडे ने EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जो पहला नियम दिया वो नियम था कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। ये तो कहा फैराडे ने अपने प्रथम नियम में, फर्स्ट लॉ में। और फैराडे ने जो दूसरा नियम बताया, पहले नियम में तो ये बता दिया कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और अगर परिपथ बंद है तो बंद परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। दूसरे नियम में फैराडे ने यह बताया कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसमें फैराडे ने बताया प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई एम से। तो सेकंड लॉ में फैराडे ने बताया एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी। प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में चेंज किया तो एक कांस्टेंट लगा दिया -1 और माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात यदि हम नॉर्थ पोल को तेजी से पास में लेके आएंगे तो ये इसका विरोध करेगी और इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अर्थात कुंडली का ये वाला जो भाग है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और ये वाला साउथ पोल की तरह। ऐसे ही जब चुंबक को दूर लेके जाएंगे तो दूर ले जाने पर ये कुंडली इसको आकर्षित करेगी और
कुंडली का ये वाला भाग साउथ पोल की तरफ करेगा और ये वाला नॉर्थ पोल की तरफ करेगा। तो फैराडे ने अपने दूसरे नियम में बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो एप्सिलॉन इक्वल टू अपन लिख सकते हैं -n d∅m/dt। एक कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना, तो n फेरों से उत्पन्न विद्युत वाहक बल हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू -n d∅m/dt के भी इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, फैराडे के ये जो दोनों नियम हैं जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं, इन्हीं नियमों के आधार पे बहुत सारी ऐसी युक्तियों का निर्माण किया गया जिनके आधार पे फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। और इसी पे आधारित एक युक्ति होती है जनरेटर या जनित्र। ठीक है, तो जनित्र में एक कुंडली होती है जो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। जब वो घूर्णन करती है तो उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो अपना अगला पॉइंट है आयताकार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र जो होता है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए, विद्युत जनित्र में एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य एक आयताकार कुंडली इस प्रकार से कुछ कोण बनाते हुए स्थित है और यह आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। इस तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार से जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगी और ये कुंडली है ABCD, एक आयताकार कुंडली है जो नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। अब जब ये घूर्णन गति करेगी तो देखो B की डायरेक्शन तो है इधर, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और ये जो कोयल है वो चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित है। इस प्रकार से ये कोयल स्थित है। ठीक है, कोयल का जो क्षेत्रफल है वो इसके तल के लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में, जिसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है मान लीजिए थीटा। तो यहाँ पे अपन कुंडली से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई को अपन लिखेंगे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कुंडली घूर्णन गति कर रही है और घूर्णन गति के लिए थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू टी, और ये वाली जो वैल्यू है वो सर्कुलर मोशन के लिए कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति जो होती है ओमेगा वो होती है थीटा अपॉन टी के इक्वल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, तो यहाँ से मैं लिखूँगा बी ए कॉस ओमेगा टी। ये है कुंडली से संबद्ध फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है इसमें ध्यान से देखिए, ये जो फ्लक्स है ये टी पे डिपेंड कर रहा है। टी है टाइम, समय, ओमेगा कोणीय चाल है। ठीक है, कुंडली जो घूर्णन गति कर रही है उसकी कोणीय चाल ओमेगा है, ए क्षेत्रफल है और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब जैसे जैसे समय बदलेगा फ्लक्स का मान बदलेगा, और फ्लक्स का मान बदलेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फैराडे के प्रथम नियमानुसार एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम फैराडे के द्वितीय नियम से ज्ञात कर सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो एप्सिलॉन इक्वल टू अपन लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू है बी ए कॉस ओमेगा टी। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू पुट करेंगे अपन बी ए कॉस ओमेगा टी। देन प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियमानुसार माइनस बी ए कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का टी को अगर यदि अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, तो माइनस साइन ओमेगा टी। और देखो टी के रेस्पेक्ट में अपन अवकलन कर रहे हैं, टी के साथ में ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा एक बार और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये तो वो स्थिति है, अब देखो यहाँ एप्सिलॉन जो है वो भी समय पे निर्भर कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बदल जाएगा और साइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग अधिकतम और न्यूनतम आएगा। तो एप्सिलॉन बराबर यदि कुंडली में घेरों की संख्या, यदि घेरों की संख्या मान लीजिए कितनी है n है, तो अपन लिखेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी।
अब एप्सिलॉन की वैल्यू टी पे डिपेंड कर रही है, तो कभी अधिकतम होगी कभी न्यूनतम होगी। तो अधिकतम कब होगी? जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो जाएगी। उस स्थिति में साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये वाली 1 वैल्यू यदि अपन यहाँ पुट करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी NBA ओमेगा, जो कि मैक्सिमम होगी, और इस मैक्सिमम को हम मान लेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली का आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ये है आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण देखो ये भी ज्यावक्रीय प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो कि समय के अनुसार परिवर्तित होता है। अब यदि कुंडली का प्रतिरोध अपन मान ले R, तो कुंडली में प्रवाहित धारा होगी I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कैपिटल R। ये एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम प्रेरित विद्युत वाहक बल था, और इस अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल देखो जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा तो I की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी, जिसको अपन I नॉट मान लेंगे, और I नॉट इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो यहाँ से I के लिए प्रेरित जो धारा होगी कुंडली में, वो प्रेरित धारा हमें मिलेगी I नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल, और ये धारा भी समय पे निर्भर कर रही है। तो आगे यदि अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का समय के सापेक्ष ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा हमें। साइन का जो वक्र होता है ज्यावक्रीय, उस अकॉर्डिंग प्राप्त होगा इस प्रकार से, और धारा जो है वो धारा इस प्रकार से प्राप्त होगी। जिस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तित होगा उसी प्रकार से प्रेरित धारा परिवर्तित होगी। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा T/2, और यहाँ हो जाएगा T/4, एंड यहाँ हो जाएगा 3T/4। यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू इस एक्सिस पे अपन एप्सिलॉन और I प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों को ले रहे हैं, और इधर ले लिया हमने समय को। तो ये तो है एप्सिलॉन का अधिकतम मान एप्सिलॉन नॉट, और ये है I का अधिकतम मान I नॉट। यहाँ पे अधिकतम होंगे, यहाँ पे आधे चक्र के लिए धनात्मक होंगे, अगले आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होंगे। अब देखो धारा ऋणात्मक होने का मीनिंग क्या है? धारा ऋणात्मक होने का मीनिंग है यदि कुंडली में पहले धारा यूं प्रवाहित हो रही थी तो अगले आधे चक्र के लिए कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी और पहले की दिशा के विपरीत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपन चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं।